नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। दिल्ली पुलिस ने राजधानी में किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा को देखते हुए दंगाइयों के खिलाफ मामले दर्ज किए। गृह मंत्रालय ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्थिति की समीक्षा की। सरकार ने कहा, मौजूदा खरीफ मौसम में धान की खरीद से 84 लाख से अधिक किसानों को फायदा हुआ। पिछले 8 महीनों में भारत में कोविड-19 से प्रतिदिन मृत्यु दर सबसे कम रिकॉर्ड की गई। अब तक 20 लाख से भी अधिक लोगों का टीकाकरण। ब्रिटेन पहला यूरोपीय देश जहां कोविड से हुई मौत का आंकड़ा 1 लाख से अधिक हुआ। इटली के प्रधानमंत्री जोसेप्पे कोंते ने कोरोना वायरस संकट से हुई आलोचना के कारण इस्तीफा दिया। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को वर्ष 2021 के दौरान भारत की वृद्धि दर 11% से अधिक रहने का अनुमान। कोरोना वायरस महामारी के बावजूद भारत प्रमुख अर्थव्यवस्था वाले देशों में एकमात्र ऐसा देश जहां अर्थव्यवस्था दहाई अंकों में रहेगी। समाचार प्रभात में नवीन सक्सेना के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसक घटनाओं के बाद दिल्ली पुलिस ने कानून के उल्लंघन, दंगा करने, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और हथियारों के साथ सरकारी कर्मियों पर हमला करने के बारे में मामले दर्ज किए हैं। दिल्ली पुलिस स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए है। किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान पुलिस और किसानों के बीच कल पूरे दिन संघर्ष जारी रहा। ज्यादातर घटनाएं मुकरबा चौक, गाजीपुर, आईटीओ, सीमापुरी, नांगलोई टी पॉइंट, टीकरी बॉर्डर और लाल किले पर हुई। हिंसक घटनाओं में 86 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और दंगाइयों ने सरकारी तथा निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि भीड़ में से कुछ लोग लाल किले के प्राचीर पर भी चढ़ गए, जहां उन्होंने अपने संगठनों का झंडा फहराया। दिल्ली पुलिस ने काफी प्रयासों के बाद लाल किले के प्राचीर और आसपास से भीड़ को भगा दिया। इस बीच दिल्ली के पुलिस आयुक्त एसएन श्रीवास्तव ने आंदोलनकारी किसानों से हिंसा न करने को कहा है। उन्होंने उनसे शांति बनाए रखने की अपील की। पुलिस आयुक्त ने कहा कि कई दौर की बैठकों के बाद ट्रैक्टर रैली का समय और मार्ग तय किया गया था। आंदोलनकारियों ने शर्तों का उल्लंघन किया और निश्चित समय से पहले उन्होंने रैली शुरू कर दी और बाद में हिंसा का रास्ता चुना। दिल्ली पुलिस ने ट्रैक्टर रैली के दौरान काफी संयम बरता। स्थिति के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई आवश्यक कदम उठाए हैं। पुलिस ने कहा है कि आंदोलन से सरकारी संपत्ति को काफी नुकसान पहुंचा है। गृहमंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में किसानों के आंदोलन से उत्पन्न स्थिति की कल समीक्षा की। बैठक में केंद्रीय गृह सचिव, दिल्ली पुलिस आयुक्त और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। सूत्रों ने बताया कि बैठक के दौरान दिल्ली में अर्धसैनिक बलों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य के सभी जिलाधिकारियों, पुलिस आयुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि वो पूरी तरह चौकस रहें, जिससे राज्य में कानून व्यवस्था के हालात न बिगड़ने पाएं। कल उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हुई घटनाओं को देखते हुए संबंधित अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान मुख्य सचिव विजय वर्धन, गृह विभाग में अपर मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा, पुलिस महानिदेशक मनोज यादव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दिल्ली में ट्रैक्टर रैली के दौरान कुछ तत्वों द्वारा हिंसा की निंदा करते हुए कहा कि ये पूरी तरह से अस्वीकार्य है। उन्होंने सभी किसानों से आग्रह किया है कि वो दिल्ली से तुरंत वापस सीमाओं पर लौट आएं, जहां वो पहले 2 महीने से शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने दिल्ली में तनाव और हिंसा को देखते हुए पंजाब में हाई अलर्ट के आदेश दिए हैं। उन्होंने पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिए कि यह सुनिश्चित किया जाए कि राज्य में कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ न हो।
सरकार ने कहा है कि मौजूदा खरीफ विपणन कार्यक्रम में 84 लाख से अधिक किसानों को फायदा हुआ है। इस दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक की खरीद हुई। कृषि मंत्रालय ने बताया है कि सरकार अपनी मौजूदा योजनाओं के अनुसार किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीफ फसलों की खरीद जारी रखे हुए है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, असम, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल से करीब 587 लाख टन धान की खरीद हुई। ये पिछले साल 488 लाख टन की खरीद के मुकाबले 20.28% अधिक है। सरकार ने अपनी मुख्य एजेंसियों के जरिए 3 लाख टन मूंग, उड़द, मूंगफली और सोयाबीन की खरीद भी की है, जिससे करीब 1,62,000 किसानों को लाभ हुआ। राष्ट्र ने कल 72वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास से मनाया। मुख्य समारोह राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली के राजपथ पर आयोजित किया गया, जहां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तिरंगा फहराया और परेड की सलामी ली। समारोह में देश की सैन्य शक्ति, सांस्कृतिक विविधता तथा सामाजिक और आर्थिक प्रगति का भव्य प्रदर्शन किया गया। समारोह में 32 झांकियां प्रदर्शित की गईं, जिनमें से 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की, 9 विभिन्न मंत्रालयों और विभागों तथा अर्धसैनिक बलों की और 6 रक्षा मंत्रालय की थी। इन झांकियों में कार्बन न्यूट्रल लद्दाख की परिकल्पना को दर्शाने वाली झांकी प्रदर्शित की गई। इस दौरान राफेल लड़ाकू विमान गणतंत्र दिवस समारोह में विशेष रूप से प्रदर्शित किए गए। परेड का समापन वायुसेना के विमानों के फ्लाईपास्ट से हुआ। गणतंत्र दिवस परेड में राफेल विमानों के साथ साथ 2 जगुआर लड़ाकू विमान और मिग-29 विमान भी शामिल हुए। मिग विमानों ने राजपथ के ऊपर 300 मीटर की ऊंचाई पर 780 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एकलव्य फॉर्मेशन में उड़ान भरी। परेड का समापन राफेल विमान की उड़ान से हुआ, जिसमें इस विमान ने राजपथ के ऊपर 900 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वर्टिकल चार्ली फॉर्मेशन में उड़ान भरते हुए दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। भारतीयता की भावना जागृत करने के लिए भारत पर्व कल से शुरू हुआ। इस साल इसका आयोजन वर्चुअल प्लेटफॉर्म www.bharatparv2021.com पर किया जा रहा है। ये 31 जनवरी तक चलेगा। इस आयोजन का उद्देश्य देशभक्ति की भावना को जागरूक करना और देश की समृद्ध और विविध सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित करना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संस्कृति और पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल की उपस्थिति में भारत पर्व 2021 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री बिरला ने कहा कि भारत पर्व भारत की सांस्कृतिक विविधता की एक अनूठी झलक प्रस्तुत करता है। उन्होंने कहा कि यह आयोजन देश के 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की कला, संस्कृति, व्यंजन, परिधान और परंपराओं को जानने और समझने का अवसर प्रदान करेगा। एक रिपोर्ट। इस आभासी मंच पर गणतंत्र दिवस परेड की झलक और सशस्त्र बलों के संगीत की धुनों की रिकॉर्डिंग उपलब्ध होगी। संस्कृति मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, उपभोक्ता मामले, रेल मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, राष्ट्रीय संग्रहालय, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय और खादी व ग्रामोद्योग आयोग सहित अन्य संगठन देश भर से हस्तकला, संगीत, नृत्य, चित्रकला, साहित्यिक सामग्री और हथकरघा शिल्प को प्रदर्शित कर रही हैं। प्रसार भारती ने अपना वर्चुअल मंडप बनाया है, जो एक भारत श्रेष्ठ भारत को बढ़ावा देने की दिशा में अपने प्रयासों को प्रदर्शित करेगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार मंत्रालय की मीडिया इकाई महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर केंद्रित फोटो, वीडियो और अन्य विषयों पर प्रदर्शनी लगा रही है, जिनमें स्वच्छ भारत, सशक्त भारत, बापू के सपनों का भारत विषय शामिल हैं। भारत की विविधता में एकता का उत्सव मनाने के लिए प्रकाशन विभाग का वर्चुअल मंडप कला और संस्कृति, इतिहास और आधुनिक भारत के निर्माताओं की जीवनी पर पुस्तकों के माध्यम से प्रदर्शनी लगा रहा है। समाचार कक्ष से विजय लक्ष्मी कासूटिया। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। दिल्ली पुलिस ने राजधानी में किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा को देखते हुए दंगाइयों के खिलाफ मामले दर्ज किए। गृह मंत्रालय ने कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्थिति की समीक्षा की। सरकार ने कहा है कि मौजूदा खरीफ मौसम में धान की खरीद से 84 लाख से अधिक किसानों को फायदा हुआ। पिछले 8 महीनों में भारत में कोविड से प्रतिदिन मृत्यु दर सबसे कम रिकॉर्ड हुई। अब तक 20 लाख से अधिक लोगों को टीके लगाए गए।
यूरोपीय देशों में ब्रिटेन में कोविड से सबसे अधिक 1 लाख से अधिक लोगों की मौत। इटली के प्रधानमंत्री जुजुप्पे कॉन्ते ने कोरोना वायरस संकट से हुई आलोचना के कारण इस्तीफा दिया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वर्ष 2021 के दौरान भारत की वृद्धि दर 11% से अधिक रहने का अनुमान लगाया और कोरोना वायरस महामारी के बावजूद भारत प्रमुख अर्थव्यवस्था वाले देशों में से एकमात्र ऐसा देश जहां अर्थव्यवस्था दहाई अंकों में रहेगी। सरकार ने कहा है कि देशव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 20,29,000 से अधिक लाभार्थियों को टीके लगाए जा चुके हैं। भारत ने कोरोना के विरुद्ध संघर्ष में एक महत्वपूर्ण पड़ाव पार कर लिया है। सरकार की समय रहते कार्रवाई और समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखने से कोरोना के दैनिक मामले लगातार घट रहे हैं। इससे कोरोना से हुई मौतों की संख्या में भी लगातार कमी आई है। कोरोना वायरस के सामने आने के 8 महीने बाद संक्रमण से प्रतिदिन हो रही मृत्यु दर घटकर 120 से भी कम रह गई है। देश भर में गणतंत्र दिवस समारोह को ध्यान में रखते हुए कुछ राज्यों में टीकाकरण के सीमित सत्र चलाए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि 5 राज्यों में 5,615 लाभार्थियों को टीके लगाए गए। ये राज्य हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु और तेलंगाना। इस बीच देश में कोविड से ठीक होने की दर 96.9% हो गई। इस महामारी से 1 करोड़ 3 लाख से अधिक रोगी पहले ही स्वस्थ हो चुके हैं। इस समय 1,77,266 रोगियों का उपचार चल रहा है, जो कुल संक्रमित लोगों का केवल 1.66% है। भारत में संक्रमण दर प्रति 10 लाख जनसंख्या के हिसाब से विश्व में बहुत कम है। प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर मृत्यु दर भी विश्व के अधिकांश देशों की तुलना में बहुत कम है। प्रति 10 लाख पर कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या केवल 128 है, जो दुनिया में सबसे कम है। प्रति 10 लाख की आबादी पर कोरोना के रोगियों की दृष्टि से जर्मनी, रूस, ब्राजील, इटली, ब्रिटेन और अमेरिका के मामले कहीं अधिक हैं। समाचार कक्ष से अलका सिंह। बिहार में अब तक 88,207 लोगों को कोविड का टीका लगाया गया है। राज्य के किसी हिस्से से इस टीके के प्रतिकूल प्रभाव की खबर नहीं है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया है कि राज्य सरकार ने फरवरी तक टीकाकरण का पहला चरण पूरा करने का लक्ष्य तय किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। गणतंत्र दिवस के कारण जिन इलाकों में कल टीकाकरण नहीं किया जा सका, उन इलाकों में स्वास्थ्य कर्मियों को आज टीके लगाए जाएंगे। राज्य सरकार ने फरवरी तक टीकाकरण के पहले चरण को पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। 15 फरवरी के बाद उन लोगों को वैक्सीन का दूसरा डोज दिया जाएगा जिन्हें पहला डोज दिया जा चुका है। इस बीच राज्य में 2,56,230 रोगी कोरोना संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। सक्रिय मामलों की संख्या में लगातार तेजी से कमी हो रही है। इस समय विभिन्न अस्पतालों में 2,265 मरीजों का इलाज चल रहा है। मरीजों के स्वस्थ होने की दर 98.56% पहुंच गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। गुजरात में कोविड-19 से संक्रमित होने वालों की संख्या में लगातार कमी हो रही है। स्वस्थ होने की दर 96.74% हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। गुजरात में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 संक्रमण के 380 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही राज्य में अब तक सामने आए कोविड-19 के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 2,59,867 हो चुकी है, जिसमें से 2,51,400 मरीज ठीक हो चुके हैं। कल 637 मरीजों के ठीक होने के साथ अस्पतालों से छुट्टी दी गई। संक्रमण के 89 नए मामले अहमदाबाद में दर्ज हुए, जबकि सूरत में 81 नए मामले सामने आए। राज्य में इस वक्त 4,086 सक्रिय मामले हैं, जिसमें से 45 मरीजों को वेंटिलेटर पर रखा गया है। कल 2 मरीजों की मृत्यु के साथ राज्य में कोविड-19 से जान गंवाने वाले मरीजों की संख्या 4,381 हो गई है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। ओडिशा में पिछले रविवार को कोविड-19 से प्रतिदिन संक्रमित होने वालों की संख्या 100 से कम हो गई है। ऐसा पहली बार हुआ है जब पिछले वर्ष 6 जून के बाद किसी दिन संक्रमितों की संख्या 100 से कम हुई है। उत्तर प्रदेश में कौशाम्बी जिले को कोरोना मुक्त जिला घोषित किया गया है। कौशाम्बी राज्य का पहला जिला है जहां कोई भी व्यक्ति कोरोना से संक्रमित नहीं है।
कौशाम्बी जिले में कोविड का पहला मामला पिछले साल 5 अप्रैल को उस व्यक्ति में सामने आया था जो राजस्थान से लौटा था। पिछले 10 महीनों में 27 लोगों की जान जिले में इस वायरस से चली गई और इस दौरान 2 लाख से अधिक लोगों की जांच की गई। पिछले कई हफ्तों से जिले में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार कमी आ रही थी और 23 जनवरी से जिले में कोरोना का एक भी मरीज मौजूद नहीं है। जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने इस संबंध में शासन को रिपोर्ट भेज दी है। इस बीच राज्य में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों का प्रतिशत बढ़कर 97.42 हो गया है। राज्य में इस समय 6,313 कोरोना पीड़ित मरीज हैं। प्रदेश में टीकाकरण का अगला चरण 28 और 29 जनवरी को प्रारंभ होगा और उसके बाद 4 और 5 फरवरी को टीकाकरण किया जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। ब्रिटेन में अब तक कोविड से 1 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है। पिछले 7 दिनों में औसतन करीब 1,000 लोगों की प्रतिदिन मृत्यु हो रही है। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने सरकार के कार्यों की पूरी जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि सरकार ने हालात संभालने के लिए हर संभव प्रयास किए हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें प्रत्येक व्यक्ति की मौत का दुख है। ब्रिटेन में कुल 1,162 लोगों की कोविड से मृत्यु हो चुकी है। ब्रिटेन ऐसा पहला यूरोपीय देश है जहां इतने लोगों की मौत हुई है। श्री जॉनसन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ऐसी कठिन परिस्थिति में लोगों की पीड़ा का अनुमान लगाना मुश्किल है। अमेरिका, ब्राजील, भारत और मेक्सिको के बाद ब्रिटेन ऐसा 5वां देश है जहां कोविड से मरने वालों की संख्या 1 लाख से अधिक हो चुकी है। ब्रिटेन में स्कूल बंद है और ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है। इसका विद्यार्थियों और कामकाजी अभिभावकों पर असर पड़ा है। जरूरी दुकानों को छोड़कर सभी बाजार बंद हैं। ब्रिटेन में एक साथ 2 लोगों के अलावा लोगों के सामाजिक रूप से मिलने पर प्रतिबंध है। समाचार कक्ष से शशि भूषण त्रिपाठी। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा है कि गर्भ निरोधकों की गुणवत्ता को बेहतर बनाना, व्यापक अभियान के माध्यम से गर्भ निरोधकों की मांग बढ़ाना और अधिक प्रजनन दर वाले जिलों में विशेष प्रयास करना देश की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां रही हैं। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत में प्रजनन दर और प्रसव के दौरान प्रसूति की मृत्यु दर में काफी कमी आई है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि सरकार 2030 तक गर्भ निरोधकों की मांग को पूरा करने का प्रयास जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि भारत उन चुनिंदा देशों में से है जिन्होंने 1952 में ही परिवार नियोजन कार्यक्रम तैयार कर लिया था, जिसमें बाद में मातृ और बाल स्वास्थ्य के साथ किशोर स्वास्थ्य तथा पोषण को भी शामिल किया गया। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि भारत गर्भ निरोधकों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए मामलों में पिछले वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य हासिल करने में सफल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने इस वर्ष भारत की वृद्धि दर 11.5% रहने का अनुमान व्यक्त किया है। यदि यह अनुमान सही साबित होता है तो कोरोना संकट के इस दौर में भारत दुनिया का ऐसा एकमात्र देश होगा जिसकी वृद्धि दर दहाई अंक में होगी। इस अनुमान ने एक बार फिर भारत को सबसे तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था वाला देश बना दिया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कहना है कि पिछले वर्ष भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर का अनुमान 8% था। कोष ने ताजा अनुमान में कहा है कि इस वर्ष चीन की वृद्धि दर 8.1%, स्पेन की 5.9% और फ्रांस की 5.5% रहने का अनुमान है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार अगले वर्ष 2022 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 6.8%, जबकि चीन की 5.6% रहने की संभावना है। इस महीने के आरंभ में कोष की प्रबंध निदेशक क्रिस्टलाना जॉर्जीवा ने कहा था कि भारत ने कोरोना और अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव से निपटने के लिए वास्तव में बहुत ठोस कदम उठाए हैं। इटली के प्रधानमंत्री जुजेप्पे कोंते ने इस्तीफा दे दिया है। अभी ये स्पष्ट नहीं है कि वह नई गठबंधन सरकार बना पाएंगे या नहीं। पिछले सप्ताह श्री कोंते ने सीनेट में अपना बहुमत खो दिया था। इटली में कोरोना संकट के समय हुए खर्च को लेकर दलों में मतभेद उत्पन्न हो गया है। 85,000 से अधिक लोगों की कोरोना से मृत्यु हो चुकी है। श्री कोंते ने राष्ट्रपति सेर्जो मात्तारेल्ला से मुलाकात की। राष्ट्रपति ने उनसे एक मजबूत सरकार बनाने के लिए कहा। हालांकि मीडिया से मिली खबरों के अनुसार कोई अन्य व्यक्ति इटली के प्रधानमंत्री का पद संभाल सकता है अथवा तत्काल चुनाव भी कराए जा सकते हैं। भारत ने फलस्तीन में विधायिका, राष्ट्रपति और राष्ट्रीय परिषद चुनाव के ऐलान का स्वागत करते हुए सभी दलों से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए जरूरी कदम उठाने का आग्रह किया है।
पश्चिम एशिया के हालात पर सुरक्षा परिषद में खुली बहस के दौरान भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने कहा कि फलस्तीनी मुद्दे के समाधान के लिए भारत अपनी प्रतिबद्धता पर कायम है। उन्होंने कहा कि भारत पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता के लिए स्थायी विश्वास सहित आसपास के देशों के साथ अपने रिश्तों को जारी रखने के लिए तैयार है। भारत ने विश्व स्वास्थ्य संगठन का सदस्य बने रहने के अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के निर्णय का स्वागत किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि अमरीका ने संगठन के सदस्य देशों के साथ काम करना और कोविड महामारी के विरुद्ध वैश्विक संघर्ष में बहुपक्षीय सहयोग करना जारी रखने का वायदा किया है। संगठन के कार्यकारी बोर्ड के 148वें सत्र में अपने समापन संबोधन में उन्होंने कहा कि कोरोना का प्रभाव समाप्त होने के बाद की दुनिया में कई चुनौतियां होंगी जिनसे मुकाबले के लिए संगठन को अपनी पूरी क्षमता से काम करने और सदस्य देशों की स्वास्थ्य प्रणालियों को सशक्त करने की आवश्यकता होगी। डॉक्टर हर्षवर्धन ने यह भी कहा कि वर्ष 2020 वैज्ञानिकों और अनुसंधानकर्ताओं के लिए उपलब्धियों का वर्ष रहा है और इसने विश्व को एकजुट होने का अवसर भी दिया है। उन्होंने कहा कि इस सहयोग के सत्परिणाम सब तक समान रूप से पहुंचे, इसके लिए सदस्य देशों को मिलजुल कर काम करना जारी रखने की आवश्यकता है। दिल्ली मेट्रो ने लाल किला मेट्रो स्टेशन का प्रवेश द्वार बंद कर दिया है। हालांकि स्टेशन पर निकास द्वार खुला रहेगा। जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन का प्रवेश द्वार भी बंद कर दिया गया है। अन्य सभी स्टेशन खुले हैं और दिल्ली मेट्रो की सभी लाइनों पर सेवाएं सामान्य हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 जनवरी को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 73वीं कड़ी होगी। एक ट्वीट में श्री मोदी ने लोगों से कार्यक्रम के लिए प्रेरक कहानियां साझा करने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे उनमें से कुछ कहानियों को अपने कार्यक्रम में शामिल भी करेंगे। लोग नमो ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम में अपने विचार साझा कर सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800117800 पर भी डायल कर सकते हैं और प्रधानमंत्री के लिए अपना संदेश हिंदी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड कर सकते हैं। वे 1922 पर मिस्ड कॉल भी दे सकते हैं और कल 28 जनवरी तक सीधे प्रधानमंत्री को अपने सुझाव देने के लिए एसएमएस में प्राप्त लिंक का उपयोग कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने कोविड महामारी के कारण उत्तराखंड में हरिद्वार में होने वाले कुंभ मेले में शामिल होने के इच्छुक सभी श्रद्धालुओं को उत्तराखंड सरकार के पास अपना नामांकन करवाना आवश्यक किया। सभी श्रद्धालुओं को अपने राज्य के जिला अस्पताल या चिकित्सा कॉलेज या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से चिकित्सा प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य होगा। इस वर्ष कुंभ मेला 48 दिन तक चलेगा और उत्तराखंड सरकार इस महीने के अंत तक मेले के लिए अधिसूचना जारी करेगी। इस वर्ष कोविड महामारी के कारण मेले की अवधि कम कर दी गई है। मेला 3.5 महीने के स्थान पर 1.5 महीना चलेगा। मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए हरिद्वार रेलवे स्टेशन को तैयार किया जा रहा है। विभिन्न मार्गों से कई विशेष रेलगाड़ियां भी चलाई जाएंगी। और अब एक नजर आज के मौसम के पूर्वानुमान पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शीतलहर चलने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मुंबई में आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। चेन्नई में सुबह कोहरा छाया रहा, लेकिन बाद में आंशिक रूप से बादल छा सकते हैं। तापमान 20 और 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कोलकाता में आज सुबह घना कोहरा छाया रहा, लेकिन दिन के समय आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहने के आसार हैं। श्रीनगर में आसमान साफ रहेगा। शाम को या रात के समय बादल छा सकते हैं। तापमान 0 से 3 डिग्री नीचे और 9 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। जम्मू में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है। लेह में न्यूनतम तापमान 0 से 15 डिग्री नीचे रिकॉर्ड किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 1 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। गिलगित में तापमान 0 से
से 6 डिग्री सेल्सियस नीचे और 11 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। मुजफ्फराबाद में तापमान 3 और 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। पटना में आज सुबह घना कोहरा छाया रहा, बाद में आसमान साफ रहेगा। तापमान 10 से 20 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। गुवाहाटी में आज सवेरे कोहरा छाया रहा, न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रहा और अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। समाचार कक्ष से मृगनयनी पांडे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब नवीन से सुनिए आज के समाचार पत्रों की सुर्खियां। धन्यवाद प्रियंका। गणतंत्र दिवस के अवसर पर कल किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा को राष्ट्रीय सहारा सहित सभी अखबारों ने प्रमुखता दी है। हिन्दुस्तान ने लिखा है गणतंत्र की गरिमा पर प्रहार, आईटीओ पर घंटों बवाल, लाल किला कब्जाया। पत्र लिखता है प्रधानमंत्री जहां तिरंगा फहराते हैं वहां दूसरा झंडा लगा दिया। दैनिक जागरण के अनुसार किसानों ने समय से पहले दिल्ली की ओर कूच किया, तय रूट का उल्लंघन, लाठी डंडे लेकर न आने की शर्त नहीं मानी, की हिंसा। जनसत्ता ने बताया है गृह सचिव ने हालात की जानकारी गृहमंत्री को दी। हिंसा के बाद दिल्ली एनसीआर के कुछ हिस्सों में इंटरनेट बंद। नवभारत टाइम्स की खबर है किसान आंदोलन की वजह से मंगलवार रात 9 बजे तक अगर किसी की रेलगाड़ी छूटी है तो उसे पूरा रिफंड मिलेगा। इसके लिए टिकट जमा रसीद टीडीआर फाइल करनी होगी। कोविड की बाध्यताओं के बावजूद राजपथ पर 72वें गणतंत्र दिवस समारोह का शानदार आयोजन अखबारों में सचित्र है। दैनिक जागरण का शीर्षक है सैन्य पराक्रम के साथ गणतंत्र का जय घोष। हिन्दुस्तान के शब्द हैं राजपथ पर राफेल, भीष्म के साथ सेना ने दिखाई ताकत। नवभारत टाइम्स ने गौरव के इस क्षण को प्रकाशित किया है। भारत की पहली महिला फाइटर पायलट भावना कांत वायुसेना की झांकी के साथ परेड में आई। फ्लाइट लेफ्टिनेंट स्वाति फ्लाईपास्ट में शामिल हुई। दैनिक जागरण की खबर है अयोध्या में मिली 5 एकड़ भूमि पर प्रस्तावित धन्नीपुर मस्जिद प्रोजेक्ट की शुरुआत कल तिरंगा फहराकर हुई। पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए ये परियोजना मानवता को समर्पित की गई। हिन्दुस्तान ने भारतीय मूल की लेखिका और कवयित्री भानु कपिल को इंग्लैंड के प्रतिष्ठित टीएस एलियट पुरस्कार के लिए चुने जाने की खबर दी है। भानु को उनकी रचना हाउ टू वॉश योर हार्ट के लिए सम्मानित किया जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली पुलिस ने राजधानी में किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा को देखते हुए दंगाइयों के खिलाफ मामले दर्ज किए। गृह मंत्रालय ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्थिति की समीक्षा की। सरकार ने कहा मौजूदा खरीफ मौसम में धान की खरीद से 84 लाख से अधिक किसानों को फायदा हुआ। पिछले 8 महीने में भारत में कोविड से प्रतिदिन मृत्यु दर सबसे कम रिकॉर्ड हुई। अब तक 20 लाख से भी अधिक लोगों को टीके लगाए गए। यूरोपीय देशों में ब्रिटेन में कोविड से सबसे अधिक 1 लाख से अधिक लोगों की मौत। इटली के प्रधानमंत्री जुजेप्पे कोंते ने कोरोना वायरस संकट से हुई आलोचना के कारण इस्तीफा दिया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वर्ष 2021 के दौरान भारत की वृद्धि दर 11% से अधिक रहने का अनुमान लगाया। कोरोना वायरस महामारी के बावजूद भारत प्रमुख अर्थव्यवस्था वाले देशों में एकमात्र ऐसा देश जहां अर्थव्यवस्था दहाई अंकों में रहेगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।